स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। हमारी कोशिश हमेशा रहती है, पिछले 5 वर्षों से यही कोशिश है और लगातार सफल भी रह रहे हैं कि एक अच्छा रिजल्ट दिया जाए आप लोगों को। ठीक है, तो आज जो क्लास हम लेकर आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी कोई भी ट्रेड हो, आप आईटीआई कर रहे हो, सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्लास वही आपके लिए है। अब एक और चीज है कि क्लास नंबर हो गई है आज 4। इसके पहले आपने 1 2 3 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना चाहिए। उसके लिए ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाता है, या फिर जब ये वीडियो क्लास जब खत्म होने वाली होती है तो लास्ट में भी ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब कई तरीका है, आपको अब बार बार मैं पीछे नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर समय समय पर हम अपडेट करते रहते हैं पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स। जैसे जैसे क्लासेज होती हैं उसी रेशियो में, जैसे क्लास 4 है तो क्लास 4 के नाम से भी एक क्वेश्चन बैंक होगा, जो यही क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो आपको डबल प्रैक्टिस के लिए फायदा मिल जाता है इससे। और एक हमारा पेड प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको छोटी सी फीस देनी पड़ती है, वो है ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप, जहां पर आप एक आईटीआई कॉलेज की तरह अपनी सारी क्लासेस जो हैं उसको ले सकते हैं। यानी आप यहाँ पर थ्योरी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। विशेष करके इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए तो ऑल सब्जेक्ट है, बाकी ट्रेड के लिए कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल हो पाते हैं, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी हो या डब्ल्यूसीएस वगैरह हो। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई कुछ काम की बातें। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हमने क्लासेस 3 आपको करा दी है और लगभग जो भी क्लासेज हैं उसमें 20 क्वेश्चंस का हम लोग रेशियो लेकर चल रहे हैं। एक क्लास में 20 क्वेश्चन, और इस तरह से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपकी 20 क्लास हो पाएंगी, यानी 20 क्लासेज मैक्सिमम आपको देखना पड़ेगा, उतने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही कॉमन सा है, ये आपके लाइफ में ये सब चीजें होती रहती हैं, वही यहाँ पर सवालों के रूप में रहता है। अगर आप इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ पाते हो और क्वेश्चन को समझ लेते हो, इसमें सारा गेम क्वेश्चन को समझने का है। क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हो तो आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें कोई मैथमेटिक्स, कोई साइंस, कोई इंजीनियरिंग नहीं होती है। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है और अच्छा नंबर भी बच्चे लाते हैं। जो थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं वो 50 में 50, 50 में 48 लाने वाले बच्चों की बहुत ही ज्यादा संख्या होती है। ना विश्वास हो तो पीछे की जो वीडियोज पिछले साल की है उनके नीचे आप कमेंट चेक कर सकते हो, या फिर आपसे जो सीनियर है, जो सेकेंड ईयर में ऑलरेडी, आप सेकेंड ईयर में आ गए तो जो सेकेंड ईयर की परीक्षा ऑलरेडी दिए हैं पिछले साल, उनसे पूछ लीजिए। अगर पढ़े होंगे ग्लोबल आईटीआई के साथ तो सच में परफॉर्मेंस उनका बहुत ही अच्छा होगा। 40 से नीचे का तो सवाल ही नहीं बनता। बट थोड़ा सा भरोसा और एक लगाव, एक अटैचमेंट के साथ आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन आ गया आपका पहला, नहीं है 61 है, यानी पहली वीडियो में हमने किया 1 to 20, दूसरी वीडियो में किया 21 to 40, तीसरी वीडियो में हमने किया 41 to 60। यानी ये क्वेश्चंस हैं कैसे, क्लास 01 जो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्लास 02, ठीक है, उसके बाद नंबर आ गया क्लास 03, और आज हम कर रहे हैं क्लास 04। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस का नंबर की सीरीज है आगे बढ़ती रहेगी। When something good happens to us, we feel। सिंपल सा सवाल है, कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, मुझे जो चीज चाहिए वो मिल जाए, या मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं वो मेरे पास आ जाए, तो ना तो मैं चिड़चिड़ाऊंगा, ना ही मैं गुस्सा होऊंगा, ना ही मेरे पास कुछ ऐसा निगेटिव इमोशन आएगा। मैं अंदर से क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। खुशी को क्या कहते हैं, खुशी जो है एक पॉजिटिव इमोशन होती है। इमोशन है यानी हमारी भावनाएं, भावनाएं जो हमारी भावनाएं होती हैं, भावनाएं हमारी अलग अलग प्रकार की है ना, दुख है, खुशी है, ठीक है। बहुत हम सैड होते हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से होते हैं, ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर सब कुछ मिलाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, मतलब हमें खुशी महसूस होगी अगर कुछ अच्छा होता है हमारे साथ। सिंपल सी बात है, अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम आप क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे ना। और खुश होने के बाद जब आपका अच्छा सा रिजल्ट आता है तो आप यहाँ कमेंट करते हो कि सर जी आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया। नहीं, मैं बहुत बढ़िया नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ आपको
छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर थोड़ा थोड़ा पुशअप करने की कोशिश करता हूँ, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि पढ़ो, बहुत आसान है। मैं आपको डराऊं कि नहीं बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फेल हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आप पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आराम से पढ़ो, बट रिजल्ट अच्छा लाओ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यानी 62, द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस। कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी भावनाओं को मैनेज करना है, मतलब कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग इमोशनली बड़े वीक होते हैं, आपके कुछ दोस्त यार होंगे, आप कमेंट करके बताना, आपकी जान पहचान में जरूर कोई न कोई ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा, मतलब छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देता होगा, या छोटी छोटी बात पे कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता होगा। मतलब दोनों तरह का उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो निगेटिव इमोशंस ही होते हैं, उसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन वो क्या होता है संभाल नहीं पाता। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे का अगर किसी एग्जामिनेशन में रिजल्ट में नाम आ गया, तो नाम आते ही वो पूरा खुश हो जाते हैं, फाइनल लिस्ट का इंतजार नहीं करते हैं, खुशी के मारे पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं और दोस्तों में मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं कि अब तो भाई मेरा सिलेक्शन पक्का। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ मिस हैपनिंग या जो लिस्ट है वो बनती है, उसमें मेरिट में फिर कहीं ना कहीं नाम उनका नहीं आता है, फिर लास्ट में क्या हो, दुखी हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हम आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई बार हम अपनी खुशियों को भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, कई बार हम अपने दुखों को भी, या हमारी जो निगेटिव इमोशंस है, हमारी जो परेशानियां हैं, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ बात उसी की हो रही है, मैनेज करने की बात हो रही है कि पहला कदम क्या है जिससे हम अपने इमोशंस यानी अपने भावनाओं को हम मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहला कदम ये होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं हम उसको एक्सेप्ट करें। हम दुखी हैं या खुश हैं, खुद को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे देखिए सिर्फ भावना को नहीं, एक रिश्ते को भी, अगर आप दो लोग हैं और दो लोगों के बीच रिश्ता है, आपका रिलेशनशिप है, तो वहां पर भी जरूरी होता है कि हम एक दूसरे के इमोशंस को, उनकी भावनाओं की कद्र करें। ठीक है, ध्यान रखें कि सामने वाले को हर्ट ना हो, मैं भी ध्यान रखूं और सामने वाला भी ध्यान रखे कि मुझे हर्ट ना हो, तो रिलेशन जो है सही मैनेज हो पाएगा, यानी वो सही रिश्ता सही चलेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि मैनेज करने की बात आ रही है कि इमोशन, हम अपने भावनाओं को मैनेज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी इमोशंस हमारे पॉजिटिव या निगेटिव, उसको हम एक्सेप्ट करें और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करें। भावना एक्सप्रेस करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, मैनेज का मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही मैनेज करने की बात की जा रही है। रिजेक्ट मतलब अपनी भावना को रिजेक्ट कर देना, इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशंस वी मे एंड अप। ठीक है, कह रहे हैं कई बार आपने देखा होगा कि आपके कोई दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके परिवार के लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर अंदर बहुत परेशान होते हैं या खुश होते हैं। मतलब अगर वो परेशान है, दुखी हो या फिर वो खुश हो, वो अपनी भावना किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं करते, मतलब अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं और वो अंदर अंदर बहुत परेशान होते हैं। कई बार आपके साथ, आपकी लाइफ में, हमारे साथ भी हुआ है, जब हम स्ट्रगल फेज में होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, तो हम लोग काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, परेशान रहते हैं जब तक हमें सही जगह नहीं मिलती है। तो ऐसे में जरूरी होता है कि हमारा जो क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली फ्रेंड हो, या फिर कोई रिलेटिव हो जिसके साथ हमारा अच्छा बैलेंस बनता है, हम बातचीत करते हैं, तो उससे हमें अपनी फीलिंग्स जो है समय समय पर शेयर करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो वो अपने आप को बांध कर रखते हैं अपने अंदर ही, और इससे क्या होता है वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस यानी दूसरों को बता नहीं पाते हैं, जिससे कहीं न कहीं कुछ गलत फैसला ले लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उनको इलाज कराने की जरूरत पड़ जाती है या लाइफ में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर when we do not express, जब अब नहीं यार, हिंदी भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो देखिए हम सक्सेस हो जाएंगे, हमें सफलता मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हम सिर्फ दूसरों को ही हर्ट करेंगे या फिर सिर्फ अपने को हर्ट करेंगे, नहीं, हम क्या करते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, यानी खुद को भी दुखी करते हैं और दूसरे को भी। इसके पीछे का लॉजिक मैं बता रहा हूं। अगर मान लेते हैं आप किसी चीज को लेकर टेंशन में हैं, आपकी लाइफ में सब सही नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है,
जब आप परेशान होंगे तो सिर्फ आप अकेले परेशान नहीं होंगे, यानी जब यहाँ पे चोट पहुंचाने का मतलब है दुख पहुंचाने की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है, किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा, किसी का एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, किसी का जॉब और करियर का प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार की होती है ना, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी पैसे को लेकर, तो इतनी सारी चीजें होती हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप सामने वाले से किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो आप दुखी रहोगे, ठीक है, अपने आप को दुख पहुंचाओगे, खुद को हर्ट करोगे। क्या करोगे? हर्टिंग आवर सेल्फ, खुद को हर्ट करोगे। जब खुद को हर्ट करोगे, खुद दुखी रहोगे, तो आपके लोग जो हैं वो आपको देखकर वो भी दुखी रहेंगे। यानी आपका परिवार है, जब आप परेशानी में, आप टेंशन में होते हैं, तो आपका परिवार भी टेंशन में, इस बात के लिए टेंशन में हो जाता है कि आप क्यों टेंशन में हो। क्यों? क्योंकि आप उनको बताते नहीं हो। अगर आप उनको बताओ तो सब मिलजुल कर एक दूसरे को क्या करते हैं, मोरली सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, ये वो, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी भावना अपने अंदर दबा ली तो क्या होगा? खुद तो दुखी रहूंगा ही, और मेरी वजह से दूसरे लोग भी दुखी होंगे, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मुझसे जुड़े हो सकते हो, मेरे दोस्त, मेरे करीबी दूसरे लोग हैं ना। तो वही चीज है कि अगर आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनको दबा कर रखते हैं, तो आप स्वयं को भी दुखी करते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ हेल्प्स। कह रहे हैं जब हम खुद को अभिव्यक्त करना, मतलब एक्सप्रेस करना, वही चीज कि जैसे हम अपनी भावना दूसरे को बता रहे हैं, इसी तरह से हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, या अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं आपके सामने, उसी की बात एक्सप्रेस मतलब समझ लीजिए जाहिर करने की बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि जब हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो इससे क्या फायदा मिलता है? क्या इससे लड़ाई हो जाएगी दूसरों के साथ? क्या इससे निगेटिव भावनाएं आएंगी? क्या इससे पॉजिटिव भावनाएं आएंगी? नहीं। इससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में हमें मदद मिलेगी। कैसे? अगर हम अपने घर वालों के सामने अपनी प्रॉब्लम को, या हम स्वयं को एक्सप्रेस करें कि हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ये चल रही है, तो क्या होगा? इससे क्या मदद मिलेगी? अगर हम स्वयं को अपनी सारी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के साथ शेयर करेंगे, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। क्या सॉल्यूशन मिलेगा? जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरे लाइफ में निगेटिव चीजें चल रही हैं, उससे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में सॉल्यूशन मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? अगर हम स्वयं को अपने लोगों के बीच एक्सप्रेस करें, यानी अपनी चीजों को सामने वाले को जाहिर करें, तब। ठीक है, आगे चलिए। If we do not learn how to control, it can spoil relationship। कह रहे हैं कि यह रिश्ता खराब कर सकता है, दो लोगों का यह रिश्ता खराब कर सकता है अगर हम कंट्रोल करना ना सीखें। किसको कंट्रोल करना ना सीखें? ये सवाल का जवाब आपको पता ही होगा। अगर आप हंस रहे हो, आपके हंसने से आपका रिश्ता खराब नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। लोग का कोई लेना देना नहीं है, अदर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप अपने एंगर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, हर छोटी छोटी बात पर किसी को टेढ़ा बोल दोगे, गुस्से में लड़ाई कर लोगे, बार बार उसको गुस्से में उल्टा सीधा बोलोगे, तो क्या होगा? आपका रिलेशन स्पॉयल हो जाएगा। स्पॉयल होना मतलब बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हालांकि मैं भी कभी कभी नहीं कंट्रोल कर पाता हूं, खास करके जब रात को 10:30, 11 बजे, 12 बजे कोई फोन कर लेता है, कहता है सर जी ग्लोबल आईटीआई से बोल रहे हो, तो मैं सोचता हूं भाई मेरे भी बीवी बच्चे हैं, सो रहे हैं, मुझे भी सोने दो यार, दिन में फोन कर लेना। कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो उस समय गुस्सा आता है और कभी कभी एक दो शब्द मुंह से निकल जाते हैं। हालांकि वह भाई सोचता होगा कि मैंने क्या ही गुनाह कर दिया, लेकिन उस भाई को क्या पता कि मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ और तब से काम में लगता हूँ, फिर 8:30 से मैं 6 बजे आता हूँ अपने यहाँ पर हूँ ना, मैं सुबह 6 बजे आ जाता हूँ, बहुत सारे कंटेंट पर वर्क करता हूँ, फिर 8:30 बजे यहाँ से जाता हूँ, उसके बाद नहाता धोता हूँ, फिर 9:30 बजे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फिर शाम के 7:30 बजे तक मैं यहाँ पर रहता हूँ, फिर जाता हूँ घर पर, फ्रेश व्रेश होता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, फिर खाना खाता हूँ 8:30 बजे के आसपास, और तब तक 9 बजे तक बहुत भयंकर नींद आ जाती है, क्योंकि दिन भर बैल की तरह यहाँ मैं ड्यूटी बजा रहा होता हूँ। तो ऐसे में
गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जबकि सामने वाले भाई को तो ये लगेगा कि अरे मैं तो दोपहर में सोया ही था, तो सर जी भी सोए ही रहे होंगे। What is the process of formally introducing oneself called? कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से, फॉर्मल ऑफिशियल बात, देखिए फॉर्मल जहां आया वो ऑफिशियल आ गया। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपने आप को किसी के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या इसकी जरूरत कब पड़ती है। इस देखिए, इसका डिसीजन लेते समय इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तलाश का कोई लेना देना नहीं है। हायरिंग मतलब क्या होता है, हायरिंग मतलब होता है भर्ती करना, किसी को नौकरी पर रखना हायरिंग कहलाता है। लेकिन हम अगर प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, यानी किसी एक व्यक्ति को फॉर्मल रूप से इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम कहीं इंटरव्यू वगैरह में गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मैं एक अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो क्या होगा, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। A good self introduction will help in making a, अब देखिए पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल गया ना कि अगर आप फॉर्मल की बात हो रहा है, एक परिचय ये होता है कि हम आपस में कहीं मिल गए, एक दूसरे से परिचय, तो अरे अच्छा कौन से गांव के रहने आओ, अच्छा वहाँ के, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कैसे मूवी देखने आए थे, अच्छा अच्छा चलो ये वो, इस तरह से हो गया। लेकिन एक ये होता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, और वहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहलाता है, जिसको औपचारिक आत्म परिचय आप कह सकते हैं। वहां पर आप अपनी एक बेसिक डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस के बारे में सामने वाले को बताते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एक अच्छा आत्म परिचय यानी एक गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। आपकी हेल्प कर सकता है, किस रूप में हेल्प कर सकता है, किस डिसीजन में, क्या निर्णय लेने में। किसी को एक डिसीजन लेना है कि आपके इंट्रोडक्शन के बेसिस पर ही डिसीजन लेना है, तो कौन सा डिसीजन होता है, वो ट्रांसफर का, चैटिंग करने का, या फैमिली का नहीं होता है। कोई भी मैनेजर, एचआर जो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, वह आपको रखे या ना रखे नौकरी पर, यानी अपने यहाँ भर्ती करे या ना करे, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपके इंट्रोडक्शन पर। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा, वहां पर डिसीजन लेना आसान होगा सामने वाले के लिए कि आपको हायर किया जाए या ना हायर किया जाए, यानी आपको नौकरी पर रखा जाए या ना रखा जाए। सिंपल सी बातें हैं, बस समझने की देर है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो ये अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। बाकी सच में समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा अच्छा लग जाएगा तो वीडियो जब बंद करना, अभी मत बंद करना भाई, पूरा हो जाने दो, बंद करना तो अपना एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, वो मेरे लिए एकदम बूस्टर डोज है ना। जैसे कोविड में आया था ना, उसी तरह से मेरे लिए वैक्सीन की तरह काम करता है। ऑल ऑफ अस ऑन द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, देखो भाई जब हमारा कोर्स खत्म हो जाता है, हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो हमें क्या महसूस करना चाहिए या होता है, तो क्या हम बोर हो जाते हैं या रिलैक्स होके मस्त हो जाते हैं कि चलो भाई अब तो जिंदगी बढ़िया कटने वाली है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया। नहीं, वहीं से तो असली शुरू होती है हमारी लड़ाई। और असली लड़ाई क्या होती है, सर्च फॉर जॉब्स। यानी जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होती है, हमारा अगला कदम क्या होता है, नौकरी की तलाश करना। 9 बोला हूं, 6 नहीं बोला हूं, ठीक है, नौकरी की तलाश। कुछ लोग पता चला दूसरे तलाश में निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही होगा कि जब हम कोर्स पूरा कर लेंगे तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जॉब की तलाश करना। चलिए आगे चलते हैं। आईटीआई ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग, कह रहे हैं कि आईटीआई में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मिलते हैं उद्योग के पेशेवरों से। इसका मतलब इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं लोग, ठीक है, इंडस्ट्री या कंपनी की बात कर लें,
इंडस्ट्री या कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ मिलने का मौका मिलता है। ठीक है, किसको मौका मिलता है? आईटीआई के बच्चों को। कब मिलता है? सवाल यही है, कब मिलता है? क्या सवाल पूछ रहा है? आईटीआई प्रशिक्षु यानी जो आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको उद्योग के पेशेवरों मतलब जो वहां पर एम्प्लॉयज है, हो सकता है वो मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, नॉर्मल ऑपरेटर हो, या फिर नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय हो, अलग अलग कई स्तर के एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो उनसे मिलने का मौका मिलता है। दौरान, किसके दौरान मिलते हैं, कब मिलते हैं? तो ये आपको पता होगा, जब आप घूम फिर रहे होगे, यात्रा पर होगे, तब वो नहीं मिलने वाले। ना ही आप शॉपिंग करने जा रहे हो, चलो भैया टी शर्ट खरीद के आते हैं, वहां पर कंपनी के मैनेजर मिल जाएंगे, नहीं, वहां पर नहीं होगा। इंटरव्यू के दौरान तो एचआर सिर्फ मिलते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की, जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो उस समय आप ये तब मिलते हैं जब उस इंडस्ट्रीज में आप भी काम करते हो। वो कैसे कर सकते हो? जब आप इंटर्नशिप या अप्रेंटिस करने जाते हो, तब आपको भरपूर मौका मिलता है अलग अलग लेवल के इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से मिलने का। वहां पर कोई सुपरवाइजर भी आपको मिलेगा, कुछ लोग एचआर भी आपको मिलेंगे, कुछ टीम लीडर भी मिलेंगे, अलग अलग जॉब प्रोफाइल के प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मिलते हैं। और कब मिलते हैं? जब हम इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं किसी कंपनी में, तब उनसे मुलाकात होती है। तो ये रहा भाई आंसर आपका, ए वाला, पहला वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक, कह रहे अगर हमने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है तो उससे क्या फायदा होगा? क्या उससे पैसे बन जाएंगे? क्या उससे निगेटिव इंप्रेशन बनेगा? निगेटिव क्यों बनेगा भाई? अगर हमने अपना परिचय अच्छे से दिया, सही मतलब सब चीजें सही बताई, सही तरीके से बताया, तो निगेटिव बनने का कोई सवाल ही नहीं है। अब क्या होगा? ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पर अपॉइंटमेंट का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है कि तुरंत आपको ऑफर मिल जाएगा। आपका इंप्रेशन क्या होगा? बढ़िया बनेगा। वहां पर जब आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, तब आपको फ्यूचर में भाई ऑफर भी मिल सकता है नौकरी का। यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? अच्छा इंट्रोडक्शन आपकी अच्छी इमेज बनाता है। यानी जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, तो लोग कहते हैं ना, एक सेंटेंस आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी जब हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उस समय जब हम अपना परिचय सामने वाले से करवाते हैं, अपना परिचय, स्वयं का परिचय सामने वाले को देते हैं, तो उसी समय जो है हमारा क्या बनता है? उसी समय उसके नजरिए में, उसके निगाह में हमारा एक इंप्रेशन बनता है। ठीक है, इंप्रेशन मतलब हमारा एक प्रभाव बनता है कि यह व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या बढ़िया बनेगा? एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि मुझे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाए या बुलाया जाए। ठीक है, तो यही है यहाँ पर, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक गुड पॉजिटिव इंप्रेशन। गुड पॉजिटिव इंप्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ यू आर। सेल्फ इंट्रोडक्शन यह दिखाता है कि आप कैसे हैं। सिंपल सी बात है, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसी से पता चलता है। इंटरव्यू के दौरान सबसे एक कॉमन सा सवाल है, सब इससे देखो, एक सवाल तो आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन ऐसा टॉपिक है ना, इधर से घुमा के, इधर से घुमा के, इधर से घुमा के, उधर से घुमा के, कोई न कोई सवाल सेल्फ इंट्रोडक्शन पे आपसे पूछ ही देगा। ये ऐसा टॉपिक ही है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को इससे होकर एक दिन गुजरना ही पड़ता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का सीन क्या होता है कि अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये क्या दिखाता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा, सबसे पहला, सबसे कॉमन पूछे जाने वाला सवाल एक ही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, सबसे ज्यादा, यानी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही सवाल है। तो ये कह रहा है कि जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो यह क्या दिखाता है आपके बारे में? क्या यह दिखाता है कि आप बड़े सुस्त हैं, या दिखाता है आप बड़े गुस्से में हैं, या दिखाता है बड़े कमजोर हैं? यह दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और जो सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है,
वो यही चेक कर रहा होता है कि जो सामने वाला बालक है जो इंटरव्यू दे रहा है वो कितना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, कितना कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट कोई कैसे रहेगा? अगर उसके अंदर नॉलेज है तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर कॉलेज से पढ़ाई लिखाई किया है, उसको अपने ट्रेड की नॉलेज है तो कॉन्फिडेंट रहेगा। ऐसे ही टिप टॉप के जुगाड़ से कहीं से पास हो गया है तो कॉन्फिडेंस उसके मतलब बहुत नीचे रहेगा उसका। ठीक है, तो वो क्या करेगा? टेबल पे बैठा रहेगा, इधर उधर मुंडी चुराता रहेगा, फिर सोच रहा होगा बैठे बैठा क्या पूछ देगा, क्या पूछ देगा सामने वाला। फिर इंट्रोडक्शन सामने वाला पूछेगा तो बताएगा मेरा नाम रमेश है, गलती से बता देगा मैंने फिटर से, फिर बोलेगा नहीं नहीं मैं इलेक्ट्रिशियन से ITI हूँ। ऐसे भी बोलते हैं बच्चे जब टेढ़ी मेढ़ी तरीके से ITI करते हैं। तो एक अच्छा, जब भी एक सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वो क्या दिखाता है? वो आपके बारे में दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना, आपको अपने आप पर भरोसा है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर। क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड। अगर कोई आपसे कहता है कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? क्विक समरी होता है। समरी क्या होता है? किसी भी बड़े विषय के बारे में कुछ पॉइंट्स में लिख देना एक जगह, समरी कहलाता है। जैसे पूरी किताब है, किताब 100 पेज की है, लेकिन शुरू के पहले पेज पर उसके बारे में मेन टॉपिक्स लिख दिया जाता है, तो वो कहते हैं समराइज कर देना। ठीक है, यानी किसी बड़े विषय के बारे में छोटी कुछ लाइनों में कुछ, जैसे मान लो 100 पेज को अगर 2 पेज में हम लिख दें तो क्या कहलाएगा? वो समरी कहलाएगा। इसी प्रकार से मैं अपने स्वयं के बारे में जो मुझे इंटरव्यू के दौरान बताना है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरे स्किल्स क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये सब मैं चीजें जो बता रहा हूँ अपने बारे में, ये मेरी समरी हो गई। यानी एक तरह से कहा जाए तो जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है वह भी एक समरी ही होता है। तो जो ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड। देखिए जनरली क्विक समरी जो है 30 सेकेंड का जो है परफेक्ट माना जाता है नियम के हिसाब से। देखिए हर चीज का नियम कानून बनाया गया, वो अलग बात है कि हम 2 मिनट में बोले। तो इंटरव्यूअर को कम से कम 100, 200, 400, 500 बच्चों का इंटरव्यू लेना होता है एक ही दिन में या 4 घंटे में। तो ऐसे में वो चाहता है कि हर बच्चे से कम समय में उसका इंटरव्यू मैं ले सकूं। तो वो चाहेगा कि आप उसको इंट्रोडक्शन दो अपना, तो अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकंड के अंदर खत्म करो। ठीक है, उसको 30 सेकंड के अंदर खत्म करो। यानी किसी भी टॉपिक के बारे में या अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को 30 सेकंड के अंदर सामने वाले को बता देना, जबकि कोई पॉइंट छूटे भी ना। दोनों चीज का ध्यान रखना है, मेन पॉइंट छूटे भी ना, लेकिन 30 सेकंड के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना, कहलाता है एलिवेटर पिच। क्या कहलाता है? एलिवेटर पिच। तो एलिवेटर पिच को ही क्विक समरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ। अगर आप अपने बारे में जल्दी से कुछ बताना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं एलिवेटर पिच। या फिर आप अपने बिजनेस के बारे में बैंक से लोन लेने जा रहे हैं और अपने बिजनेस के बारे में जल्दी से बताना चाहते हैं कि उसको समझ में आ जाए कि आपका बिजनेस क्या है, आप कैसे प्रॉफिट कमाने वाले हैं, तो उसको भी एलिवेटर पिच ही बोला जाता है सब मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? यहाँ पर हो जाएगा, गुस्सा से कोई लेना देना नहीं, आसान भाषा का कोई इमोशन टॉक कुछ भी नहीं, ये है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब होता है किसी विशेष विषय, अब वो भले आपका इंट्रोडक्शन हो या आपके किसी कंपनी का इंट्रोडक्शन हो, आपके किसी प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन हो, जो 30 सेकंड के अंदर खत्म कर लिया जाए उसको एलिवेटर पिच कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड। कह रहे हैं कि किसी को अच्छे तरीके से 30 सेकेंड के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो उसको क्या कहेंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसी को हम कहते हैं एलिवेटर पिच। तो ये भी बड़ी शानदार चीज है, पहले के एग्जामिनेशन में एलिवेटर पिच पूछ दिया करता है कि एलिवेटर पिच क्या होता है। तो अभी समझ लीजिए आप कि किसी टॉपिक के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, ठीक है, आप सामने वाले किसी दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं और 30 सेकंड के अंदर मेन पॉइंट्स को कवर कर ले रहे हैं, तो एलिवेटर पिच कहलाता है। ठीक है, ये ब्रीफ केस नहीं है, ब्रीफ केस में तो पैसा लेके दूसरे देश भागना होता है ना स्पीच, भाषण, क्विक कॉल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो 30 सेकंड में जब भी ऐसा कुछ बात आए तो आप उसको क्या करोगे? एलिवेटर पिच। ठीक है, चलिए। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन अ इंटरव्यू। कह रहे हैं कि जब भी इंटरव्यू देने जाओ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है? सबसे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है
कहीं भी आप बैठोगे ना, कोई भी इंटरव्यूअर हो उसके दिमाग में पहला सवाल यही आता है, भैया अपने बारे में कुछ बताओ तुम। ठीक है, तो ये सवाल है। बाकी फीडबैक का यहाँ कोई लेना देना नहीं, क्वारंटाइन होना नहीं है अभी, क्योंकि कोविड चला गया। और मेरा पेन कहाँ है, इससे क्या ही लेना देना किसी को, है ना, क्योंकि मैं लिख तो रहा नहीं हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन ऑन इंटरनेट लाइक प्रोफाइल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे बात ये कह रहे हैं कि हमारे बारे में, जैसे आप फेसबुक पर जाओगे, विवेक सिंह यादव ग्लोबल ITI लिखोगे तो क्या होगा, वहां पर मेरी एक प्रोफाइल मिल जाएगी। उस प्रोफाइल में लिखा होगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया है, कौन से सत्र में किया है, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक तरह से मेरी पूरी कुंडली पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है, इंटरनेट पर पड़ी हुई है, किसी कागज पे छपी हुई नहीं है। किस रूप में है, डिजिटल रूप में। तो इसीलिए किसी व्यक्ति के बारे में या किसी सामान के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे वेबसाइट्स पर जो प्रोफाइल होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट बोला जाता है। क्योंकि वहां पर, जैसे हमने सामान के बारे में क्यों बोला, क्योंकि अमेजन पर आप जाते हैं, मान लीजिए आपको मोबाइल लेना है, तो उस मोबाइल का नाम लिखते हैं तो मोबाइल आ जाता है, मोबाइल की फोटो होती है, उसके बारे में, उसका रेट, उसका कैमरा, बैटरी, सब कुछ होता है ना। तो क्या हुआ, उस मोबाइल का डिजिटल फुटप्रिंट हो गया वो, क्योंकि छपा हुआ नहीं है। एक होता है कि आप दुकान पर कूलर लेने जाते हो तो 10 पेज का आपको दे देता है, कहता है ये बताइए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पलट पलट के दिखाता है, पसंद करना है आपको। और एक होता है कि वेबसाइट पर चले जाइए, वहां पर कूलर्स देखिए। तो जब वेबसाइट्स पर कूलर देख रहे हो आप तो डिजिटल फुटप्रिंट कहलाएगा, और जब कॉपी पर देख रहे होते तो ऑफलाइन है ना। तो वही चीज है यहाँ पर। तो इंटरनेट पर मौजूद जो डेटा होता है किसी पर्सन के बारे में, यानी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी सामान के बारे में, ठीक है, वो हम बात करें तो क्या कहलाएगा, वो डिजिटल फुटप्रिंट या फिर ऑनलाइन प्रोफाइल कहलाता है। तो यहाँ पर हम आंसर ए करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मतलब क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे ही रहेंगे, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए सोशल मीडिया, देखिए नेटवर्किंग साइट दो प्रकार की होती है, एक सोशल मीडिया होती है और एक होता है प्रोफेशनल सोशल मीडिया भी होती है। सोशल मीडिया में क्या होता है, सामान्यतः हर तरह के लोग कनेक्ट होते हैं, छोटा बड़ा, चाचा ताऊ भैया सब होते हैं। ठीक है, और कुछ चाची, कुछ धमाकेदार चाची भी होती है ना। तो सोशल मीडिया, यहाँ पर रील्स डाला जाता है, मीम्स डाला जाता है, और कोई नदी में कूद रहा है, कोई कीचड़ में कूद रहा है, कोई कमर हिला रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो ये सब सोशल मीडिया है। ये भी सोशल मीडिया है कि भैया सामाजिक लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, अच्छे बुरे सब लोग पड़े हुए हैं, अच्छाई बुराई सब यहाँ पर छप रही है, देखा जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। कोई इससे बहुत ज्यादा विशेष वैसा नहीं है कि इसमें कोई दायरा हो या कुछ अलग से प्रोफेशनल बातचीत की जा रही हो। तो ये सब तो सोशल मीडिया है। व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया ही है, ठीक है, ये भी क्या है, सोशल मीडिया है। लेकिन प्रोफेशनल मीडिया है हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। नेटवर्किंग मतलब क्या होता है, जब हम एक से अधिक लोगों से किसी माध्यम से जुड़ सकें, वो नेटवर्क का माध्यम कहलाता है, नेटवर्किंग साइट्स कहलाती हैं। जैसे हम फेसबुक पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, स्नैपचैट पर मिलते हैं, व्हाट्सएप पर मिलते हैं, लेकिन लिंक्डइन पर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल कौन से होते हैं, जो किसी फैक्ट्री कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी फैक्ट्री कंपनी, हॉस्पिटल, ठीक है, फैक्ट्री कंपनी, हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं। इसमें कोई HR होता है, कोई नॉर्मल एम्प्लॉय होता है, कोई सुपरवाइजर होता है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर कंपनी भी अपना प्रोफाइल बनाती हैं, इस पर कुछ कंपनी भी अपना प्रोफाइल बनाती हैं। उसके बाद कुछ कैंडिडेट भी अपना प्रोफाइल बनाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर तो चिकनी चमेली मटका या क्या मिलाई ली ये सब चलता है इन पर। लेकिन यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पर चलता है कि कहाँ वैकेंसी है, ठीक है, कितनी सैलरी मिल रही है, ये सब चीजें। यानी यहाँ पर भी लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ किस रूप में एक दूसरे की मदद करते हैं, नौकरी और रोजगार पाने में एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए नेटवर्क बनता है। यहाँ पर ऐसे लोग जुड़ते हैं, इस वाले प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं जिनको नौकरी देना हो या जिनको नौकरी लेना हो।
तो इस प्रकार के लोग इस पर होते हैं, तो इसीलिए इसको प्रोफेशनल नेटवर्क साइट बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जब आप लोग ITI पास हो जाइएगा तो इस पर बना लीजिएगा अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पर। ठीक है, तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, when you explore LinkedIn to know about your company, know about company, its employer, get industry update, etc. you are exploring। देखिए, अगर आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया, फिर किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस पर जाएंगे। जैसे आप फेसबुक पर जाओगे, मैंने बताया ना, फेसबुक पर जाओगे, सर्च करोगे विवेक सिंह यादव, उसके आगे लिखो ग्लोबल ITI, तो बहुत सारे विवेक सिंह यादव आएंगे और एक मैं भी आ जाऊंगा उसी में। तो इसी प्रकार से अगर आप कंपनी के बारे में सर्च करना है तो कंपनी के बारे में फेसबुक पर नहीं सर्च करना है आपको। किस पर सर्च करना है आपको? लिंक्डइन पर सर्च करना है। इस पर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, वहां कंपनी के बारे में सर्च करिए। अब उस कंपनी, अलग अलग कंपनीज वहां पर मिलेंगी। कोई कार बना रहा होगा, कोई बाइक, कोई टायर, कोई बल्ब, कोई शीशा बना रहा होगा। तो अब उसमें देखना होगा किस किस लोकेशन में वो काम कर रही है, वहां पर सैलरी कितनी मिलती है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई हुई है। तो इस तरह की चीजें हम वहां पर करते हैं। वहां पर हम लाइक, शेयर और रील्स नहीं भगाते। तो ये इस तरह का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं? रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज को तलाश रहे हैं। क्योंकि हमें नौकरी करना है तो मैं वहां ढूंढूंगा कि ITI के लिए दिल्ली में, इस तरह से फिल्टर लगाऊंगा वहां पे कि ITI के लिए दिल्ली में नौकरी जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कहाँ कहाँ है। तो इस तरह की चीजें हम इस पर कर सकते हैं। तो वो सब क्या कहलाएगा? ये नेटवर्किंग नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा रिसर्च टूल। यानी एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से मैं चीजों को समझने और ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिसर्च मतलब ऐसा नहीं है कि आप बम बना दोगे, आप वैज्ञानिक हो, बल्ब बना दोगे आइंस्टाइन की तरह। वही बनाया था ना भाई, गलत तो नहीं एग्जांपल दे दिया? ठीक है, तो रिसर्च मतलब कि किसी विशेष विषय के बारे में सोचना, उसके बारे में ढूंढना, तलाश करना चीजों को। तो हम ये चीजें कि भाई किसी कंपनी के बारे में, वो उस कंपनी के या फिर वो जो अलग अलग कंपनीज में इस समय क्या चल रहा है, कहाँ नई टेक्नोलॉजी आई है, कहाँ नई भर्ती चल रही है, ये सब चीजें हम जानना चाहें तो सब इस वेबसाइट पर हम सर्च करते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिसर्च टूल की तरह यूज करना। ठीक है, चलिए। When a person is given information about how who is doing in effort to reach a goal is called। देखिए, अगर एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा, या फिर आप ITI की पढ़ाई कर रहे हो, आप ITI की पढ़ाई कर रहे हो और आपसे कोई मिलता है और आपके बारे में बताता है, आप उससे आप पूछते हो, या फिर ऐसे ही बताता है कि आप कैसे कर रहे हो, या फिर ये थोड़ा सा समझना ऐसे मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आ जाते हैं कि अगर कोई सिंगर है, वो आपके आपके कॉलेज में भी होता है, कोई कोई होता है बहुत बढ़िया गाना गा लेते हैं, चिकनी चमेली मैं कहाँ से आई पता नहीं, गाना भूल गया। तो कुछ लोग अच्छा गाना गा लेते हैं, सिंगर होते हैं, हमारे क्लास में भी, आपके साथ में भी होते हैं, उनकी आवाज़ अच्छी होती है, गाना गा लेते हैं। तो जब वो गाना गा रहे हों और उनका प्लान हो कि फ्यूचर में उनको सिंगर बनना है, तो उसके लिए जो मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो मेहनत कैसी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं कि बुरी कर रहे हैं, ये चीज़ उनको बताना क्या कहलाएगा? वही चीज़ ये कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वह किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए प्रयास कर रहा है, यानी उस पर अभी काम कर रहा है। तो प्रयास कैसा कर रहा है, यानी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो पढ़ाई कैसी कर रहा है, उसके बारे में अगर उससे कोई फीडबैक दे रहा है तो क्या कहलाएगा? मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ फीडबैक, आंसर ही दे दिया यार, आर्गुमेंट ये सब नहीं, वो क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। जैसे कोई भी नया काम आप शुरू किए, फिर आप अपने दोस्त से पूछते हो यार कैसा लगा, बताना जरा, जैसे कैसा लगा, तो क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। जैसे जब शुरू के दौर में कभी कभी कोई भी नए सर हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे, तो हम लोग क्या करते थे, उनसे वो दो तीन चार बार उनसे क्लासेस पढ़वाते थे, फिर हम चेक करते थे, फिर हम उनको फीडबैक देते थे कि सर आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हो, आप खुद ही लिख रहे हो, या फिर कब आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे छुपा के लिख रहे हो कि अकबर बीरबल के बारे में लिख रहे हो, अकबर थे बीरबल थे बाबू, अकबर और बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं, ऐसे आपने लिख दिया, उसके बाद ऐसे मुड़ गए। अब बच्चा ढूंढ रहा है कि अकबर और बीरबल की खिचड़ी गई किधर। ठीक है, तो ये क्या था, तो हमने ऐसे, जैसे हमने फीडबैक दिया कि सर जब आप लिख रहे हो तो लिखने के बाद साइड हट जाओ, जिससे वो खिचड़ी देख सके बच्चा। तो ये क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, सीख रहा है या उसको करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके बारे में उसको बताते हैं
कि कैसा वो काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो फीडबैक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गिविंग इंफॉर्मेशन अ मैनर दैट डज नॉट अटैक अ पर्सन बट ब्रिंग पॉसिबल चेंजेस टू बिहेवियर इज कॉल्ड। अब यही चीज हो गया कि अगर हमारे सर जी थे, सही से पढ़ा नहीं रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ा रहे थे बढ़िया, लेकिन ऐसे लिख रहे थे कि बच्चे को दिख नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे बोलना भी था, मैं उनको कुछ इस प्रकार से फीडबैक दूं, मुझे उनको फीडबैक देना था कि आप नहीं सही से लिख रहे हो सर, बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर हट जाओ बोर्ड पे, दिख नहीं रहा। ठीक है, कभी कभी मुझे भी बोल देते हैं, क्योंकि मैं इमोशन के चक्कर में ऐसे फ्लो होकर बीच में आ जाता हूँ, तो अक्सर मैं ध्यान देता हूँ कि साइड में रहो, चलो अभी साइड हो जाता हूँ, क्योंकि इसी पर तो मैं उन्हें फीडबैक दे रहा हूँ कि सर आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय साइड हट जाया करो, जिससे बच्चे को पूरा क्वेश्चन दिखे और जो लिख रहे हैं आप वो भी दिखे। तो इसको क्या कहेंगे, वही चीज यहाँ पूछ रहा है कि ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति को पर हमला ना हो, का मतलब क्या है, उसको बुरा ना लगे, उसको बुरा ना लगे, उसको बुरा ना लगे, लेकिन वो अपने में जो बदलाव है उसको बदलाव कर दे। यानी मैंने सर को बोला तो उन्होंने अगली क्लास से क्या किया, साइड होकर लिखना शुरू किया और बच्चे को दिखना भी लगा। तो उसको क्या कहेंगे, किसी को ऐसा सुझाव देना, यानी किसी की गलती को बताओ, लेकिन ऐसे बताओ कि उसको बुरा भी ना लगे, अपनी गलती को धीरे धीरे सुधार ले। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इफेक्टिव फीडबैक। इफेक्टिव फीडबैक। एक फीडबैक ऐसा होता है कि सीधे कह दें क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने उड़ाने नहीं आता है क्या, छोड़ो आपके बस का नहीं है। एक फीडबैक ये भी होता है। और एक फीडबैक ऐसे होता है कि सर पढ़ा तो आप सही रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा साइड होके पढ़ाओगे तो बच्चों को दिखेगा भी, तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, इफेक्टिव फीडबैक हो गया, या इसको पॉजिटिव फीडबैक भी आप कह सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक किस आपने सीधे कह दिया बकवास पढ़ाते हो, आपके बस का नहीं है, वो निगेटिव हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भी उनको बोलना कि सर आप पढ़ा रहे हो लेकिन थोड़ी सी ये कमी है, इसको सही कर लो तो सही हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव फीडबैक या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहते हैं उसको, कि गलत चीज को भी, यानी किसी की बुराई को भी इतना घुमा फिरा कर बता दो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो अपनी उस कमी को सही कर ले, तो उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर प्रभावी प्रतिक्रिया यानी इफेक्टिव फीडबैक जो है सही आंसर हो जाएगा, सब मिलाकर सामने वाले को बुरा ना लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हेन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट। आपके मास्टर जी थे, उन्होंने कहा कि चलो आज तुम्हें पावर हाउस घुमा के लाता हूँ, इंडस्ट्री विजिट करा के लाता हूँ कि वहां पर बिजली कैसे पैदा होती है, या आपको किसी डैम पर ले जाता हूँ कि वहां पर टरबाइन कैसे चलती है, बिजली कैसे पैदा हो रही है, हाइड्रो पावर वर्क कैसे करता है, इस बारे में पूरा प्लान हो गया। और सब लोग सुबह तैयार होकर 8 बजे पहुंच गए स्कूल पर, बस निकलने वाली थी, टूर जाना था आपका। स्कूल पर पहुंचे, सर जी कहे ओहो आज तो टूर कैंसिल। अब आपका क्या होगा, आपका मूड कैसा हो जाएगा। यही चीज हो रहा है कि आपको प्रशिक्षक, आपके टीचर जो है किसी इंडस्ट्रियल विजिट पर ले जाने वाले थे, फिर क्या हुआ, अचानक से रद्द करने का निर्णय लिया गया कि नहीं भाई आज नहीं जाएगा, ट्रिप कैंसिल। तो आप कैसा महसूस करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे क्या, या बहुत तनाव में आ जाओगे कि ओहो जिंदगी लुट गई, या फिर खुशी के मारे नाचने लगोगे। नहीं भाई, आपको थोड़ी निराशा होगी कि यार सुबह सुबह जगा था, नहा धो के आया था, रोज तो ऐसे ही आ जाता हूँ, तब भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है ना, तो थोड़ी सी निराशा हो जाती है। अगर कोई हम लोग प्लान किए हो और किसी प्लान के हिसाब से चल रहे हो, सामने वाले ने बोला कि आज 4 बजे आ जाना पार्टी होगी, ठीक है, और आप घर से नहा धो के 3 बजे, आज दिन में खाना भी नहीं खाए कि आज तो यार दबा के खाऊंगा 4 बजे उसी के यहाँ, मम्मी बोली खा लो बेटा, बोले नहीं नहीं मम्मी यार तो बस मैं 4 बजे। उसके बाद 3 बजे बोला वो कि 3 बजे फोन करना, मैं बताऊंगा कहाँ आना है, और जैसे ही 3 बजे फोन कर रहे हो फोन स्विच ऑफ कर लिया। बस अब क्या होगा, खुशी से नाचोगे नहीं ना, निराश हो जाओगे ना, कह रहे यार मम्मी भी खाना नहीं देगी, अब टाइम भी खाने का नहीं बचा, अपना दाल चावल भी चला गया, बाकी पार्टी तो दूर की बात है। तो वही चीज है यहाँ पर कि अगर कोई प्लान बना है और उसे अचानक से कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे अंदर कौन सी फीलिंग आती है, हमारे अंदर निराशा वाली फीलिंग आती है, हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। फिलहाल आप लोग चाहते हैं कि मैं पॉजिटिव फील करूं, तो आप अपना सुंदर सा कमेंट जरूर कर देना, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे दीदी, मेरे सिस्टर, चाची, बहन, सबको मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप लोग पढ़ते रहो। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू। अगली क्लास में आगे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं।
बहुत ज्यादा मेहनत करने और बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, आपको लग रहा होगा, तो आप भी इतना ही धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ध्यान रखो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सिर्फ एबीसीडी नहीं करते हैं। तो डिस्कशन अगर आप अच्छा कर लोगे ना, तो एग्जाम यार अच्छा कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ, सब अच्छा कर रहे हैं, आप भी अच्छा करोगे। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में आपने अच्छा किया ही होगा, अगर फर्स्ट ईयर तक जुड़े रहे होंगे तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और मजे लेते रहें। थैंक यू।